तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 2 आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए। ध्यान रहे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर जैसे ही आप पूरे ये वीडियो देख लेते हो, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिली है इससे, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। बस इतनी सी बात बोलनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क होता क्या है। तो वर्क इज सेट टू बी डन only when the force is applied on a body and the body displaces। मैंने क्या बोल रहा हूं, वर्क तभी बोला जाएगा कि वर्क कब बोला जाएगा कि वर्क हुआ है, जब आप बॉडी पे क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। कम ऑन, क्या लगाओगे, फोर्स। और बॉडी पे जैसे ही फोर्स लगेगा और बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बोला मैंने, बॉडी में वर्क कब होएगा, मतलब वर्क इज सेट टू बी डन, कब बोलेंगे कि वर्क हुआ है, जब बॉडी पे आपने एक फोर्स लगाया है और उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। देखो वही लिखा हुआ है, इट इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। बॉडी का मूव होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये दीवार है और आप कोई है और इस पर क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। धक्का मार रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। कम ऑन, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो क्या ये दीवार हट गई? नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुई। तो आप चाहे कितनी भी मशक्कत कर लो, ठीक है, लगे हुए हो, फोर्स लगाए जा रहे हो और जोर लगा रहे हो, लेकिन भैया वर्क तभी भी क्या बोला जाएगा, जीरो। तो याद रखना, वर्क होने के लिए फोर्स तो लगाना जरूरी है, प्लस डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तभी बोला जाएगा कि वर्क हुआ है, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तब यही बोला जाएगा कि वर्क नहीं हुआ है। ओके, तो बात करते हैं कि वर्क क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है। यस, हो सकता है। इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करते हैं वर्क का। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, बस वो सीखना है आपको। तो W = FS cos थीटा इसका फॉर्मूला है, जिससे आपको इसको निकालना होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि FS cos थीटा है क्या ये चीज़ें। F मतलब है फोर्स। मान लो मैंने ये बॉडी ली है, उस पर कितना फोर्स लगाया मैंने, फोर्स, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, वो S मतलब डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो इसी फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क जीरो भी हो सकता है। और कब कब देखना है कि कब कब ऐसा हो सकता है, कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, वर्क को पता करने के लिए ना आपको इस फोर्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये फोर्स कौन सा है। आपको देखना पड़ेगा किस फोर्स के बारे में बोला गया है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक बॉडी रखी हुई है और आपने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। कम ऑन, क्या लगाया, फोर्स लगाया। उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो मान लो इस तरफ चले गए, बॉडी आगे को खिसक गई, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुआ। ये है डिस्प्लेसमेंट S आगे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल देखो जरा, तो ये कौन सा फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स था, ध्यान रहे। और सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगर ऐसा बोल रहा हूं मैं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स ये है, उसके द्वारा जो फोर्स लगा उसकी वजह से देखो F एक्सटर्नल, देखो W = F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस एंगल क्या है, दोनों के बीच का। देखो फोर्स भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में है और फोर्स भी यहीं को है, तो एंगल क्या हो गया, जीरो। तो क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1। तो देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, जो आंसर आया वो पॉजिटिव में आया है। तो वर्क डन इज व्हाट, F × S, नॉर्मल सा निकल जाएगा यहाँ से। ये पॉजिटिव वर्क डन है। कम ऑन, क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। तो सुनो मेरी बात, दूसरी बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरफ आपने फोर्स लगाया था उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पॉजिटिव वर्क डन है। दूसरी बात करते हैं, मान लो इसी केस में मैं क्या बोलूं, देखो तुम ये फोर्स लगा रहे थे बाहर से, ठीक है, ये F एक्सटर्नल था। कम ऑन, क्या था, एक्सटर्नल। तो इसकी वजह से बॉडी क्या हो गई थी, आगे खिसक गई थी। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ना फ्रिक्शन भी ले लिया मैंने। क्या ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स। पहले वाले में मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया था, अब मैं फ्रिक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन फोर्स। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ध्यान रहे क्या बोला, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। वर्क डन किसके बारे में बोला जा रहा है, किस फोर्स से रिलेटेड बोला जा रहा है वर्क डन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का यही हुआ है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा था और ये भी आ रहा था। तो हमने पूछा इसके बारे में, इस फोर्स के बारे में पूछा, इसके द्वारा कितना, इसके अगेंस्ट कितना वर्क हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना, ये होता है।
ठीक है। एफ कौन सा है, फ्रिक्शन वाला, तो मैंने लिख दिया स्मॉल एफ। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है। अब देखो एंगल क्या है, थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हुआ और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, इस तरफ, तो देख रहे हो एफ और एस, और दोनों के बीच में कितना एंगल है 180, और cos 180 क्या होता है -1, तो यानी कि यहाँ पे आ गया वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, -Fs। ध्यान रहे, यानी कि क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि वर्क डन क्या हुआ है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव देख रहे हो, जब फोर्स, आपने ऐसा फोर्स देखा जो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फोर्स यहाँ को लग रहा है, 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा तब क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। ऐसी बहुत एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं आगे दूंगा। तो अब बात करते हैं वर्क डन जीरो कब हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन जीरो कब हो सकता है भाई, जरा दिमाग लगाओ। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब तुम बोलोगे भाई इसका एग्जांपल बताओ, मैं बता रहा हूँ। देख, मान ले कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, कमॉन क्या मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन यार एक बार बताओ, कुछ सेंटर के अबाउट ही कर रही होगी ना, किसी एक्सिस के अबाउट या सेंटर बोल सकते हो, उसके अबाउट घूम रहा होगा। जैसे कोई बांध दो तुम पत्थर एक रस्से पर घुमा लो, वो भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो होता क्या है, जैसे ये मान लो तुमने वही करा है, रस्सी बांधी और घुमा रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो पत्थर होगा, और देखो ये रस्सी क्या देगी, सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। कमॉन क्या देगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी लिख लेता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, भार को, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अभी एक ही फोर्स ले लेते हैं फिलहाल, कि एक फोर्स जो है, जो ये रस्सी लगा रही है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से गोलाई में घूम पा रहा है, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर ले जा लेता। अब मैं बोलूँ, अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, तो हर पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ होगी, यहाँ होगी, इस पॉइंट में देखो कहाँ होगी, यहाँ की तरफ, फोर्स तब भी अंदर को होगा। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, और फोर्स तब भी अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ को है। तो हर पॉइंट में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, 0। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन बोला जाएगा कि कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ है। आई होप समझ में आ रहा हो। इसके और एग्जाम्पल पे चलते हैं आगे। ओके, तो और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कोई बॉल यहाँ पे रखी हुई है और ग्राउंड पे है, और मैंने ऊपर फेंकी, ध्यान रखा मैंने फेंका है, मतलब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कमॉन क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, पकड़ के ऐसे ऊपर फेंक दिया। तो जब ये ऊपर गया, देखो यहाँ पर पहुंच गया, तो मतलब जा रहा है ऊपर की तरफ, फेंका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस दौरान आपने देखो लगाया क्या था, चलो यहीं पे बात करते हैं। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो व्हाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, F इंटू एस। एफ कौन सा, एक्सटर्नल वाला, ठीक है, एक्सटर्नल वाला, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0, तो cos 0 इज 1। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये ध्यान रखना कौन से फोर्स के बारे में बात करेगी ये। लेकिन अगर मैं इसी केस में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने ऊपर फेंका बॉल फेंकी ऊपर, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोला, मैंने बोला वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। तो भाई ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, है ना, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, और लेकिन ऊपर जा रहा है बॉल, ठीक है। एक पॉइंट क्या ऊपर जाके क्या होता है, रुक जाता है ना कहीं पे, तो लेकिन नीचे से कहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ आया, नीचे से जब ऊपर फेंका तुमने, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रहा था, ऊपर को, ग्रेविटी नीचे को फोर्स लगा रही थी, तो एंगल कितना बन रहा था, 180 डिग्री। अरे कम ऑन यार, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो 180 डिग्री बन रहा है ना, अपोजिट आ रहे हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ एस। एफ कौन सा है, जी वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या बोलूंगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नेगेटिव। ये ध्यान रखना किसके बारे में बोला गया है वर्क डन, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक कुली है आपके पास, ये बहुत दे रखी है आपकी किताब में, तो एक बार समझ लो बस। तो ये कुली दे रखा है, ठीक है। अब कुली है, वो क्या करता है, अपने सर पे रखता है बोझ को, बॉक्स वगैरह जो भी है उसके पास सामान, वो सर पे रखा और आगे को जा रहा है। अरे कमॉन कहाँ जा रहा है, आगे को जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ को। अब सर से उसका जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन फोर्स जो सर से लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, ऊपर को लगाएगा। तो देखो जरा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में भी 0। बेचारा इतना मेहनत करता है, पर साइंस कह रही कि वर्क डन हुआ ही नहीं है। इस भाई साहब ने वर्क ही नहीं करा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है, ठीक। तो एक पूछा भी जाता है कि आप कंडीशन बताइए, कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें वर्क डन क्या है, 0। कमॉन क्या है, वर्क डन क्या है, 0। तो वर्क डन 0 कौन कौन से केसेस में हो सकता है, 2 केसेस में हो सकता है भाई। आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0।
दूसरा केस मैं बता सकता हूं कि जैसे अभी हमने पढ़ा था एफ एस कॉस क्या 90, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो भाई साहब उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो दो ही ऐसे केस हैं जिसमें ऐसा पॉसिबल है। अब कोई बोलेगा फोर्स मत लगाओ, हाँ भाई, तो फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात कुछ होएगा ही नहीं, ठीक है, वो भी है, बट हम मान के चल रहे हैं हम फोर्स लगा रहे हैं और फिर भी वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, तो वो दो कंडीशन ये है। आई होप समझ में आ गया हो। ओके, तो कुछ रिलेशन बताता हूँ मैं आपको, जो यूनिट्स वगैरह के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वर्क डन का यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स किस में नापते हैं, न्यूटन में, एसआई सिस्टम में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मीटर में। तो ये जो न्यूटन मीटर होता है ना, या तो आप न्यूटन मीटर लिखो इसे, वर्क डन इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर एसआई सिस्टम में, या तो आप सीधे लिख सकते हो क्या, जूल। इसी को न्यूटन मीटर को ही जूल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जूल है भाई, जूल कब यूज करते हैं, एनर्जीज के लिए, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए जूल का शब्द है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट देखो, न्यूटन सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं, डाइन, मीटर को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस यूनिट है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, अर्ग लिख सकते हो, अर्ग, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होगा, ये निकालते हैं। तो 1 जूल तुम्हें पता है न्यूटन मीटर के बराबर होगा, 1 1 लगा लो सब में। जैसे जूल इज इक्वल टू क्या, न्यूटन मीटर, देखो मैंने बोलता ना जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, तो न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। ओके, 1 1 लगा दिया मैंने सब में। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से आ गया देखो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, अर्ग, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल देखो कितना बड़ा होता है अर्ग से, 10 की पावर 7 टाइम्स बड़ा होता है। आई होप समझ में आया हो ये रिलेशन। ओके, तो बात करते हैं कुछ यूनिट्स के बारे में एज वेल एज एनर्जी के बारे में। एनर्जी की ही यूनिट्स के बारे में बात करूंगा वैसे तो मैं। तो एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, भाई कितनी कैपेसिटी है किसी बॉडी की काम करने की, उसको एनर्जी बताती है। मतलब एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कितना कैपेसिटी उस बॉडी के अंदर है ताकि वो कितना काम कर पाए, ठीक। तो ऐसा ही यूनिट क्या होती है, एनर्जी है तो किस में नापेंगे भाई, जूल में। बिगर यूनिट्स कौन कौन सी यूज होती है, तुमने देखा होगा बिगर यूनिट्स, कॉमर्शियल यूनिट जो देखी होगी आपने, सुना होगा, मतलब आपने वॉट आवर और किलोवाट आवर ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वॉट आवर और किलोवाट आवर ये बिगर यूनिट्स में आती हैं। तो वॉट, जिसको 1 किलोवाट आवर को आपको पता होगा 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना अगर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ ये जानने जरूरी है। तो 1 वाट आवर का मतलब क्या है, मैंने यहाँ देखो इसको तोड़ूंगा मैं, जूल के फॉर्म में तोड़ूंगा इसे, कितनी एनर्जी है मतलब इसके पास, ठीक है। तो 1 वाट आवर का मतलब है कि 1 वाट का तुम्हारे पास कोई अप्लायंस है, अगर आप उसे 1 घंटे तक चलाते हो तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी होगी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी होगी, ये बताता है 1 वाट आवर, ठीक है। तो 1 वाट को लिखते हैं जूल पर सेकेंड, ये ध्यान रखना। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा, 3600 जूल, ठीक। तो 1 वाट आवर के अंदर इतनी एनर्जी है, इतने जूल एनर्जी है। ओके, 1 किलोवाट आवर की बात करते हैं। ये इसका मतलब समझ लो पहले कि मान लो आपके पास 1 किलोवाट पावर का एक अप्लायंस है, ठीक। उसने 1 घंटे तक तुमने उसको चलाया, उस दौरान उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है वो बताता है 1 किलोवाट आवर। वो कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी है वो बता रहा है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट का तुम्हारे पास कोई अप्लायंस है, उस 1 किलोवाट का पावर का वो अप्लायंस है, और वो 1 घंटे तक तुमने चलाया, तो उस दौरान कितनी उसने एनर्जी कंज्यूम करी है वो बता रहा है वो। तो 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब क्या, 10 की पावर 3, वॉट मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, ठीक है। और 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 3600 इंटू 10 की पावर क्या, 3, या आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो देख रहे हो 1 किलोवाट जब भी आए 1 किलोवाट आवर, तो अगर उसे जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से, ठीक है। तो ये सारी हैं यूनिट्स, और इनका यूज जो होगा न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 कैलोरी है जैसे मान लो, तो 1 कैलोरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो क्या होता है 1 कैलोरी जो होता है 4.2 जूल अप्रॉक्सीमेटली, या 4.18 जूल अगर मैं लिखना चाहूँ, वैसे तो 4.2 जूल चलेगा, 4.2 जूल आप लिख सकते हो, 4.18 भी लिखते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, बट आप इतना अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर के बारे में। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। वर्क की भी यूनिट भी जूल था, एनर्जी जो है जितनी भी एनर्जी उनका यूनिट जूल में ही आता है, ठीक है। तो भाई
दोनों एक चीज़ ध्यान दे दो, बता दो तुम्हें, वर्क और एनर्जी जो है, कोई भी एनर्जी है, वर्क या जो कोई भी एनर्जी है, उनका क्या है, वो सारी की सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। मतलब उन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है दिखाने के लिए, उन्हें दर्शाने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे बोलूँगा 40 जूल, अब नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा ना बोल दूंगा, तो 40 जूल, 50 जूल, ये सब वैल्यू स्केलर क्वांटिटीज़ है, मैग्नीट्यूड बताती है बस, ठीक है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आई होप ओके। तो बात करते हैं पावर के बारे में यहाँ पे। तो पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब क्या हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो वर्क कितना हो रहा है पर सेकंड में, कोई बॉडी ने कितना वर्क करा है पर सेकंड में, ये बताता है पावर। पर सेकंड में, एक सेकंड में कितना वर्क करा है किसी बॉडी ने, दैट इज इट्स पावर। ठीक, तो पावर, जैसे मान लो कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है, आपने क्या करा, उस पर फोर्स लगाया, कमान क्या लगाया, फोर्स। अब फोर्स लगाने की वजह से वो क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। ठीक, अब मैं बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, ये जो फोर्स आपने लगाया उस, या आपने कितना वर्क करा है, मैं ऐसे बोल दूं तो आपने तो ये फोर्स लगाया ना, तो कितना वर्क करा है तुमने, तो देखो उस वर्क डन को कैसे लिखा जा सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, एफएस, देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हुआ, यहाँ को, और अभी हमने पढ़ा था जब ये दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0, cos 0 इज व्हाट 1, एफएस cos थीटा होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे एफ इंटू एस। ठीक, एफ इंटू एस, cos 0 1 है, ध्यान रखना, और ये हो गया टाइम से डिवाइड कर दिया। तो देखो P इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कम ऑन, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी, अगर आपको याद हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला भी होता है पावर का, फोर्स इनटू वेलोसिटी, कई बार काम आ जाता है भाई न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको ऐसा ना तोड़ता, एफ इंटू एस नहीं लिखता, ये पर्टिकुलर केस नहीं लिखता, एक जनरल केस लिखता, मैं जनरल एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखो जनरल अगर फॉर्मूला बनाना हो तुम्हें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम होता ना पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन को क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसका, एफ एस कॉस थीटा, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी कॉस थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। आई होप समझ में आ रहा हो। और मैं बोलूँ इसकी यूनिट क्या है, तो भाई पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। कमॉन क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, कैपिटल W, ये स्मॉल, नाम जब लिखते हैं पूरा तो स्मॉल में लिखते हैं, और जब सिंबल लिखते हैं तो बड़ा लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया वॉट। वॉट क्या होता है, अब खुद सोचो ना, वॉट क्या होगा यहाँ पे, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर को किस में लिखते हैं, वॉट में, और वर्क क्या होता है, जूल में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तभी तो बोला था मैंने कि वॉट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड। देखो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकंड। कभी अगर मान लो कोई डिफाइन करनी हो तुम्हें कोई यूनिट को, तो आप कैसे लिखोगे, 1 वॉट क्या है, पावर। किसी अप्लायंस की पावर 1 वॉट कब होगी, जब उसने 1 जूल का वर्क करा होगा 1 सेकंड में, बस बात खत्म। ऐसे डिफाइन करी जाती चीज़ों को। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। ये खत्म हो गया, पावर भी खत्म हो गया। ओके, तो बात करते हैं पावर की यूनिट्स के बारे में, कौन कौन सी यूनिट्स ज़्यादातर यूज हो जाती हैं। जैसे एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, वॉट। सीजीएस में क्या होता है, जूल को क्या लिखते हैं, अर्ग, और सेकंड तो सेकंड रहता है, तो जूल पर अर्ग पर सेकंड भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, सीजीएस में। हॉर्स पावर क्या, एक बार ये भी आती है हॉर्स पावर, जो ज़्यादातर तुमने देखे होंगे जब कोई मशीन वगैरह देगा ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है वैसे तो इसका ज़्यादातर यूज़, मतलब कोई मैकेनिकल मशीन दे देगा तुम्हें, हॉर्स पावर वहाँ पे दिखेगी तुम्हें ये यूनिट। तो कोई मशीन वगैरह दे दे, तब बोले उस मशीन की यूनिट जो है वो हॉर्स पावर में है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर जो होता है, अगर तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है वॉट में, तो कैसे करेंगे, 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। क्वेश्चन में जो दिया होगा थोड़ा बहुत वेरी भी कर जाता है कई बार, तो फिलहाल ये लिख लेना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट, 746 वॉट। कभी 1 हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना हो वॉट में तो ऐसे करा जा सकते हैं। जैसे मान लो 3 HP है, तो 3 HP मतलब 3 × 746। ओके, तो अब बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज कौन कौन सी है। देखो यार, इनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, छोटी छोटी चीज़ें आपको सबको पता है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, आपको जो नॉलेज है जिसके बारे में, थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबको ही होगी इस क्लास में, है ना। तो मेनली जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो पहले मैं एक वन शॉट इन द सेंस फटाफट ये बताता हूँ। ठीक है, जो मेन एनर्जीज हैं जो सुनने में आती है यहाँ पे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी हैं, जिसमें से मैंने कुछ लिखी हुई हैं 4 यहाँ पे। सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। भाई सोलर एनर्जी तुम्हें पता है, एनर्जी रिलीज बाय द सन। ठीक है, जो सन दे रही है एनर्जी उसको सोलर एनर्जी बोल देते हैं। हीट एनर्जी क्या होती है, जैसे हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कोयला, वुड, गैस, ऑयल एक्सेट्रा, इनको क्या जला के क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। लाइट एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी वो एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग ना चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ विच
अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन, जिसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये क्या है? लाइट एनर्जी। केमिकल और फ्यूल एनर्जी क्या है भाई? ये वो एनर्जी है जो फॉसिल फ्यूल्स से मिलती है, जैसे पेट्रोल वगैरह ये सब कहाँ से मिलता है? फॉसिल फ्यूल से, है ना। उनको जला के फिर हमें उस फॉसिल फ्यूल्स को जला के, मतलब उसके बाद केमिकल एनर्जी थी, तुमने एनर्जी को उसको जलाया, ठीक है, हीट दी मतलब, तो वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब जल जाती है, इन द सेंस एनर्जी कन्वर्जन चलता है यहाँ पे जो भी है। तो एनर्जी पजेस्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किस में? दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो फॉसिल फ्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी बोल सकते हो आप। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस, इन सब में कौन सी एनर्जी है भाई? इन सब में है ये फ्यूल एनर्जी या केमिकल एनर्जी, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट एनर्जी में वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो और तरह की जो एनर्जीज हैं मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, देख लेते फटाफट इन्हें भी। तो हाइड्रो एनर्जी, तुम्हें पता है हाइड्रो मतलब पानी, तो भाई फास्ट मूविंग जो वाटर होगा उसके पास भी एनर्जी होती है, जिसकी जैसे तुमने देखा होगा डैम वगैरह में तो फ्लोइंग वाटर का यूज़ करा जाता है, उससे क्या होती है, हम हाइड्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फास्ट मूविंग वाटर में क्या होता है? हाइड्रो एनर्जी होती है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई ये सारा खेल होता है किसका? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सारा खेल किसका है इसमें? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का। भाई न्यूक्लियस से रिलेटेड है ये, तो सारा फिनोमेना ही न्यूक्लियस पे है भाई। ये थोड़ा डिटेल में होता है और 12th क्लास में तुम्हें जरूर दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुम्हें। ये क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है कब? दो प्रोसेस होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है, और एक क्या होता है? फिजन। फिजन मतलब टूटना। जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे या दो ज़्यादा, ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस अपने डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाए तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, बड़ा न्यूक्लियस। तो उस दौरान भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो भाई ध्यान रखना, ये दोनों केस ना बॉम्ब बनाने के काम आते हैं, ठीक है। एक एटम बॉम्ब और एक हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, ये एटम बॉम्ब का कॉन्सेप्ट होता है फिजन वाला। तो फिलहाल हमें इतना ही समझते हैं कौन सी एनर्जी थी, बस एनर्जी रिलीज होती है जब न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, बस। जियोथर्मल एनर्जी क्या हुई? जियो मतलब अर्थ, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? देखो, ये एनर्जी रिलीज होती है तब जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है अर्थ के अंदर, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, तब जियोथर्मल एनर्जी यूज होती है, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर तक को गर्म कर देता है। देखा हो तुमने कई जगह भाप वगैरह निकल जाती है जब खुदाई वगैरह होती है, ठीक है। छोड़ो आगे चलते हैं। विंड एनर्जी क्या हुई कि जब फास्ट मूविंग एयर के पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। टरबाइंस वगैरह, विंड टरबाइन देखी होगी तुमने, ठीक है, वो सब यूज़ करते हैं। विंड टरबाइन बोल रहा मैं, सॉरी, विंड मिल्स आपने देखी होंगी। विंड मिल्स क्या करती है? जब घूमती हैं हवा का यूज़ करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। विंड मिल्स है, नॉट विंड टरबाइन, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो बात करते हैं मेन जो हमें पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई कि एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी जब वो या तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। भाई जब रेस्ट में होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो और जब मूव कर रही होगी तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होगी यहाँ पे, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों भी हो सकती है। जब कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी हाइट पे मूव कर रही हो, ठीक है, बॉडी ग्राउंड से किसी हाइट पे मूव कर रही हो, तो उसके बाद दोनों एनर्जी होती है। या ऊपर फेंक दिया तुमने, तो ऊपर फेंक रहा है, जब ऊपर जा रही है बॉल, तो दोनों है उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों। तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को मैकेनिकल एनर्जी बोला जा सकता है। आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में, और फिर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में। ओके, तो बात करते हैं अब जो मेन एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और मैं इसमें सिखा रहा हूँ आपको, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी पाई जाएगी? वो है काइनेटिक एनर्जी। कैसे मेजर करा जाता है भैया? अब तुम बोलोगे काइनेटिक एनर्जी को मेजर ऐसा करते हैं, 12mv²। अरे बिल्कुल सही है, ये तो फॉर्मूला है उसको निकालने का। पर मेन कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है वो आया कैसे, वो मेन कॉन्सेप्ट इसमें छुपा है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कितना किसी बॉडी ने, जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू बी डन
अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू बी डन बाय एन अपोजिट फोर्स इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ मोशन। नहीं आया समझ में? चलो समझाता हूँ। मान लो कोई बॉडी है और ये बॉडी ना ऐसे आगे को जा रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रही थी। अब क्या होगा, मान लो यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन कितना, इसको क्या करेगा? रोकने का वो काम करेगा। तो ये फ्रिक्शन ना, अब फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा? वर्क होगा। अरे कमन, क्या होगा? वर्क। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। भाई वो वर्क ना किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो देखो ये जो वर्क है, कम ऑन यार, ये जो वर्क करेगा ये फ्रिक्शन फोर्स, इसे रोकने के लिए, ये भी मोशन में है ना, तो ये रोकने के लिए जो ये वर्क करेगा, मान लो यहाँ पे जाके रुक गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, यहाँ पे जाके रुक गया, तो इस दौरान जो वर्क हुआ होगा इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन द्वारा, वो इस बॉडी के अंदर किस फॉर्म में था? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था। ध्यान दे रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू बी डन, वही तो बोला मैंने, कितना वर्क चाहिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू बी डन बाय एन अपोजिट फोर्स। कौन सा फोर्स? अपोजिट फोर्स, जो कि फ्रिक्शन फोर्स था। इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ मोशन। शुरुआत में मान लो ये मूव कर रहा था ऐसे, मान लो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो होता क्या है, जब वो चल रहा होता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन क्या करता है? उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो वो ये फ्रिक्शन उस पर वर्क करेगा। तो इस बॉडी को ओवरकम करना पड़ता है ना इसका, इस वर्क को। और ये यहाँ से क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? उस पर वर्क कर रहा है। ये जो वर्क है, जो फ्रिक्शन फोर्स ने करा है, ठीक है, या इस बॉडी को ओवरकम करना है जिस फोर्स को, है ना, ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो ये जो वर्क करा है फ्रिक्शन ने, कम ऑन ध्यान देना, ये जो वर्क हुआ है फ्रिक्शन द्वारा, इसे रोकने में यहाँ से लेके यहाँ तक, वही वर्क डन उसमें स्टोर हो गया बॉडी में, किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क निकालना पड़ेगा जो फ्रिक्शन ने करा है उसे रोकने के लिए, और जो रोकने के लिए वर्क करा होगा ना, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो चलिए डिराइव करते हैं उस फॉर्मूले को, जो कि है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ये कैसे आता है? तो कॉन्सेप्ट बस दिमाग में ये रखना है कि अगर मैंने रोकने वाले फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, वो v वेलोसिटी से, इनिशियली v वेलोसिटी से जा रही थी, और फाइनली आके, अब देख क्या हुआ, पहले रुक जाओ, यहाँ पे क्या लगाया मैंने? कोई फोर्स लगाया, रिटार्डिंग फोर्स लगाया, उसे रोकने वाला, ठीक है। एक्सटर्नली लगाया है हमने ही लगाया मान लो, ठीक है, रोकने वाला लग गया इस पर। अब ये क्या हुआ, ये कुछ देर बाद जाके यहाँ पे क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 0, ठीक है। कुछ देर बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। v वेलोसिटी से आ रहा था, फोर्स लगा और कुछ देर बाद रुक गया, हो बॉडी रुक गई, रेस्ट पे आ गई। तो अब क्या हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है इसने? s डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यार ये दिख रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इधर को है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर को है। तो इस, अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि कितना वर्क डन हुआ होगा बाय द रिटार्डिंग फोर्स, ये रोकने वाले फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ होगा, तो आप क्या लिखोगे? रोकने वाला फोर्स F S, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। दिख रहा है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना है? 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। अभी पिछले कॉन्सेप्ट्स में बताया था आपको ये वर्क डन निकालने मैंने, ठीक है। तो देखो F रिटार्डिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट 180 क्या होता है? -1, तो ये आ जाएगा ऐसा। तो ये वर्क डन आया है। ये जो वर्क डन हुआ होगा रिटार्डिंग फोर्स द्वारा, यही तो उसके अंदर स्टोर हुआ है, किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी हमने। तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो हमें क्या चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। भाई न्यूटन के हिसाब से सेकेंड लॉ में उसने क्या बोलता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको रख दूंगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू मुझे पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड भी कर रहा होगा यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अरे कमन क्या है? 2as है ना। v² इक्वल टू u² प्लस 2s। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी? v², देख रहा है, v का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2as। एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² अपॉन 2a। साइन के साथ यूज कर लेते हैं, अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, माइनस एफ की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की हो गया माइनस v² अपॉन 2a। तो माइनस माइनस हट गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया मतलब, और a हट गया, तो क्या आ जाएगा? हाफ mv²। यही क्या था? वर्क डन। और यही वर्क डन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। आई होप समझ में आया हो। तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन इस तरह से करी जाती है। यही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यानी कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है किसी v वेलोसिटी से, देखो ये v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है, और उसका कुछ मास है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है हाफ mv² से। तो चलिए आगे देखते हैं।
ओके, तो चलिए अब देखते हैं रिलेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। बहुत काम आता है न्यूमेरिकल में ये। तो चलिए, एक बॉडी है आपके पास, उसका मास क्या है m, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो भाई बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इसके पास एक एनर्जी होगी, जिसको बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, इसके पास एक क्वांटिटी और होती है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये दो क्वांटिटी जहां आ जाए उसकी वजह से एक और नई क्वांटिटी आती है जो कि है क्या, मोमेंटम। तो मोमेंटम ये हो गया। अब इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से v की वैल्यू रख लेते हैं। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/m, मैंने निकाल दिया यहाँ से। अब इसको इसमें रख लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² क्या हो जाएगा, p² अपॉन क्या, m²। अरे समझे, v p/m था, उसका स्क्वायर कर दिया, ऐसा रख दिया। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो 2km इज इक्वल्स टू p², सॉरी। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2km। आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 किलोमीटर, √2 किलोमीटर। k का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, किलोमीटर मत याद कर, मतलब याद करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, किलोमीटर वो करना मत वैसे याद करते। किलो का मतलब 10⁻³ नहीं है यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, m का मतलब है मास। ध्यान रखना, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 2 किलोमीटर याद करो, p इज इक्वल टू √2 किलोमीटर, ऐसे याद करने का तरीका, बस और कुछ नहीं। ओके, तो एक थ्योरम का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे 11th क्लास में भी पढ़ोगे। तो फिलहाल अभी मैं इसके स्टेटमेंट्स आपको समझा रहा हूँ और कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है, आप समझो इस चीज़ को। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लोगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती क्या है, मान लो आपके पास कोई बॉडी है, कमॉन क्या, आपके पास कोई बॉडी है और वो किसी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, चलो v इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, vi इनिशियली vi वेलोसिटी थी इसके पास और वो इस वेलोसिटी से चल रही थी आगे को। हुआ ये कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, कमॉन क्या लगाया, फोर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, फोर्स लगा तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो मान लो कुछ सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, vf हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता अगर वेलोसिटी बढ़ गई है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई होगी। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, के इनिशियली लिख लेते हैं, के ई काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, और कुछ इसके अब फाइनल में क्या होगी है, चेंज होगी है, के ई एफ फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय द फोर्स, ये जो फोर्स इस पे लगा होगा, उसने जो वर्क डन करा होगा, ये कैसे निकाला जा सकता है, इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कम ऑन, क्या आपने फोर्स लगाया, मतलब इस फोर्स के द्वारा वर्क हुआ है और उसके कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। तो उन्होंने बोला आपको अगर वर्क डन निकालना है कि इस दौरान कितना वर्क डन हुआ है, तो आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का चेंज देख के निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आया होगा ना, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितने का आया, देखो, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। के ई मतलब क्या, हाफ, देखो मास तो वही रहेगा, हाफ वी एफ का स्क्वायर, हाफ ये क्या होगा, हाफ एम वी आई का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उसको हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। बस ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, मान लो आपने किसी कोई बॉडी मूव कर रही थी और आपने उस पर फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब वो बोल रहा है कि अगर वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन क्या कैसे निकाल सकेंगे, कितना चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, उसी से निकल जाएगा वर्क डन। उसने ये समझाया इस थ्योरम में। ओके, तो बात करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से हैं। कम ऑन यार, देखो फटाफट याद करेंगे जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कितनी तरह के मोशन होते हैं। पहले तो ये सोचो, मोशन 3 तरह के होते हैं जनरली, कौन से, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, है ना। 3 तरह के मोशन होते हैं। इनसे रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ट्रांसलेशनल मतलब सीधा लीनियर मोशन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, जैसे कोई गाड़ी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो उसका कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन। और उस दौरान जो उसमें एनर्जी पजेस्ड होती है वो कौन सी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो। समझ आया। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट जा रहा है तो उसके बाद कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वही हुई कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट जा रही है तो मोशन जो वो कर रही है वो है लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, एंड द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी दैट टाइम इज नोन एज व्हाट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अबे यार, कोई बॉडी को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया किसी अबाउट, अब वो क्या करेगा, बॉडी रोटेट करेगी। कम ऑन, क्या करेगी, रोटेट। ये कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन। एंड द एनर्जी रिलेटेड टू दिस बॉडी दिस टाइम, ये कौन सी मोशन आ जाएगा, कौन सी एनर्जी आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास।
ठीक है। जैसे पंखा घूमता है अपनी एक्सिस में, ठीक है, ये यहाँ से इसका अरे पंखा, ये कौन सा पंखा ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक, ऐसा, तो ये क्या करेगी, घूमने लग जाएगा, तो घूमेगा, यानी कि कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन हो रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप समझ में आया हो। अब जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉल क्या कर रही है, यहाँ से मैंने किसी बॉल को छोड़ दिया ऐसे, तो नीचे की तरफ जाएगा, तो स्ट्रेट ही तो है, लीनियर मोशन ही तो है, तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बात करते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। भाई पहले ये समझ लो वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन एक ऐसा मोशन है जिसमें क्या होती है, बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करती है। अगर बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उस दौरान जो मोशन हो रहा है वो वाइब्रेशन मोशन है। एंड जो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी उससे रिलेटेड है उस दौरान, वो है कौन सी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल देता हूँ, एक वायर है मेरे पास और मैंने दोनों साइड से क्लैम्प करा हुआ है, ए और बी साइड से क्लैम्प करा हुआ है। अगर उसमें से ऐसे प्लग करूँ बी से, टन, तो ऐसे से होगा ना, तो अपने मीन पोजीशन से क्या हो गया, अप एंड डाउन ऐसा हो गया। तो उस दौरान ये कौन सा मोशन है, ये वाइब्रेशन मोशन है। और कौन सी एनर्जी इसके पास है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे पास कोई एक सॉलिड है मान लो, अब सॉलिड में क्या होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स चिपके होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटर एटॉमिक स्पेसेस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो चिपके रहते हैं ना। तो आप जब आप हीट करोगे तो तुमने सुना होगा कि ये वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन कर ऐसे। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है, इनके बाद हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, ऐसे बोलते हैं बचपन में। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अब हम सीख रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो जो पार्टिकल है, वो जो एटम्स हैं, वो अपनी ही मीन पोजीशन में ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, या आगे पीछे जो भी है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कौन सी मोशन है, वाइब्रेशन मोशन है, और कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। भाई पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या फिर उसके पोजीशन की वजह से उसके पास होती है, उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या फिर उसके पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। नहीं आए होगी ये समझ में, मुझे पता है, और समझाता हूँ। देखो, इफ ए बॉडी डज वर्क, अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से या फिर अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो वो वर्क जो है उसमें स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फिर से अगर कोई बॉडी वर्क करता है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से या फिर किसकी वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा है। मान लो जैसे क्या है, ये गाड़ी है, ये खिलौना देखा होगा तुमने जिसमें चाबी भरते हैं, तो तुमने क्या करा, स्प्रिंग लगी होती है उस चाबी के अंदर, ये जो चाबी होती है ना, चाबी से रिलेटेड कनेक्टेड होती है स्प्रिंग, तो क्या करते हैं, तुम घुमाते हो उसे, तो तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो उस स्प्रिंग का। तो जब आप उसे घुमाते हो, ऐसे चाबी भरते हो, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, आप वर्क कर रहे हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए वर्क कर रहे हो। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज हो रहा है तो आपने जो वर्क करा है, अरे कमन क्या करा है, वर्क करा है उसको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ आया हो क्या था कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, है ना। दूसरा देखते हैं ये बो एंड एरो सिस्टम। तुमने देखा होगा धनुष, अब यहाँ से जब आप खींचते हो तो आप एरो को जब लेके जब ऐसे खींचते हो, उसको जो भी उसमें स्ट्रिंग लगी होती है ऐसे खींचते हो, तो उस दौरान क्या होता है कि आप वर्क कर रहे हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए वर्क कर रहे हो। तो जो वर्क आप कर रहे हो वो उसमें स्टोर हो जाती हो, ठीक है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब आप रिलीज करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं, कम ऑन फिर से। तो यानी कि कुल मिला के बात ये, अगर कोई बॉडी के पास कुछ पोजीशन है या उसने कुछ वर्क करा है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, तो वो उसमें स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फिर से बताता हूँ, यहाँ देखो एक और एग्जांपल, पोजीशन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक। जैसे मान लो ये डैम है, ठीक है, डैम सस्ता डैम लग रहा है मुझे तो फिलहाल, ये डैम है, ठीक है, और ये डैम को पानी देखो यहाँ भरा हुआ है, रिजर्व कर रखा है, ये स्टोर कर रखा है ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ से रिलीज करते हैं पानी ऐसे कुछ करके, थोड़ा रफ डायग्राम है। तो यहाँ से ग्राउंड से उसकी कुछ हाइट पे रखा गया होगा इसको, किसको, पानी को। तो हमने क्या करा, वर्क करा है उसको स्टोर करने के लिए इस हाइट पे लाने के लिए कुछ तो वर्क करा होगा ना, ये पानी को स्टोर करने के लिए। तो इस अपने हाइट की वजह से या अपने पोजीशन की वजह से अब जो इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। या आप बोल सकते हो कितना वर्क करा है इसको इस हाइट पे लाने के लिए,
ठीक है, वो उसी में स्टोर हो गई होगी किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। एक और एग्जांपल दे दो, मान लो एक पत्थर है, ठीक है, आपने पत्थर को उठा के पहले फ्लोर में रखा यहाँ पे, और फिर उस पत्थर को उठा के दूसरे फ्लोर में रखा, तो तुम्हें बताना है किस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज़्यादा हाइट होगी, जितना ज़्यादा ऊपर रखोगे आप, उतना ज़्यादा वर्क करा होगा तुमने किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसको उठा के रखने के लिए। तो जो वर्क तुमने करा है अगेंस्ट द ग्रेविटी टू वहाँ ले जाने के लिए, तो उस बॉडी के अंदर वो स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जब ये यहाँ से रिलीज होगी, किसी के सर पे फेंकोगे, तो ऑब्वियसली बात है इससे ज़्यादा चोट लगेगी, जब ऊपर से वैसे इससे भी लगेगी है, पर कंपैरेटिवली इससे भयंकर लगेगी और हाइट से जब फेंकोगे, ठीक है। तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। अरे यार समझ आया कि नहीं, आई डोंट नो, बट इतना समझो, फिर से एक बार फिर से रिकैप दे रहा हूँ छोटा सा, कि अगर कोई बॉडी है, इफ़ अ बॉडी डज वर्क, अगर कोई बॉडी वर्क करती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन की वजह से, ठीक है, या फिर अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, अपने पोजीशन को लाने के लिए, देखो ना यहाँ से अपने पोजीशन में रखा था, इस पोजीशन तक लाए थे हम, उसमें हमने वर्क करा, ठीक है, तो वो वर्क उसमें स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फिर हमने यहाँ देखा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, तो वो वर्क स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। आई होप समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जा सकता है। तो भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, कब किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क डन निकालो भाई, जो उसकी पोजीशन होगी ना, तो उस पोजीशन में रखने के लिए, उस पोजीशन में ले जाने के लिए आपने कितना वर्क करा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। मान लो किसी हाइट पे ले गए हो आप, तो कितना वर्क करा है आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी वहाँ पे ले जाने के लिए उसको, उस बॉडी को, तो वो वर्क जो करा होगा वो उसमें स्टोर हो गया होगा किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। या फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन किसी बॉडी का चेंज करा है, तो चेंज कैसे करा, वर्क करके, वो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो वर्क स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस बॉडी के अंदर, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो वर्क निकालना है हमें, कमन क्या निकालना है, वर्क निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो मान लो कोई बॉडी है मेरे पास, m मास की बॉडी है, ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं किसी हाइट पे ले जा रहा हूँ, यहाँ तक ले गया मैं, मान लो h हाइट तक ले गया, ध्यान दो, इसका वजन नीचे को एक्ट कर रहा होगा mg, ग्रेविटी खींच रही होगी ना नीचे, ठीक, तो मुझे इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा काम, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी मिनिमम वैल्यू इसके बराबर तो होनी चाहिए। तो ये जो मिनिमम वैल्यू मैंने बोला इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के। ओके, तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, F फोर्स लगाया जिसकी मिनिमम वैल्यू इसके बराबर तो होनी चाहिए ऊपर ले जाने के लिए। तो कितना हाइट पे ले जाना है, H हाइट पे ले जाना है, ठीक है, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट यहाँ को, H डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इस तरफ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बताओ, मुझे ये मैंने लगाया फोर्स, तो मुझे बताओ ये जो फोर्स की वैल्यू है, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन इन लिफ्टिंग द मास। कम ऑन, क्या देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज mg, नीचे की तरफ लग रहा था, तो मुझे अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग द मास, कितना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब h। फोर्स ये मैंने लगाया है, नीचे ग्रेविटी खींच रही है और मैंने उसको ऊपर ले आया, इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर ले आने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, F की वैल्यू ऊपर ले, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, mg के बराबर, तो मैंने लिख दिया mg, और ये क्या हो गया h। तो ये जो वर्क डन हुआ है, जो हमने करा है वर्क डन, उसको ऊपर जाने के लिए, वही स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, mgh। हमने ध्यान रखना इस बात को, एक चीज़ का ध्यान रखना, ग्राउंड में हम क्या मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। आई होप समझ में आया हो। बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब क्या, एनर्जी ना तो क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, बट एनर्जी अपना रूप बदलती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे, हम ना एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, एनर्जी ना तो क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, बट
बट एनर्जी का रूप बदला जा सकता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जो टोटल सिस्टम हो, टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो कांस्टेंट बनी रहती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला एक सिंपल सा एग्जांपल है, फिर फ्री फॉल, बॉडी को फ्री फॉल करवा दिया। तो मान लो जब ये ऊपर में था, हाइट पे किसी पे था, किसी हाइट पे था, h हाइट पे था, तो उस दौरान उसकी टोटल एनर्जी 5 जूल थी। कितनी थी? 5 जूल। ये सिस्टम हमारे लिए अभी ये क्या है? बॉल ही तो है, ये सिस्टम हमारे लिए सिस्टम है। तो टोटल एनर्जी क्या है? 5 जूल है। टोटल एनर्जी 5 जूल है, ध्यान रखना। अब ये रुका हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है मैंने किसी हाइट पे, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी है नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ इसके पास तो होगी, वो क्या होगी? 5 जूल। क्योंकि देखो दोनों को ऐड करके, देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल गया, वो क्या है? 5 जूल। अब जैसे ये थोड़ा नीचे गया, थोड़ा नीचे आया, तो मान लो अब ना अब कुछ वेलोसिटी भी आ गई है, हाइट भी कम हो चुकी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब घटेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो 3 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 2। तो लेकिन टोटल सम क्या है? टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम की है अभी भी कितना है? 5 जूल है। समझ रहे हो? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी बस अपना रूप बदल रही है। पोटेंशियल एनर्जी था ना, अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिख रहा है? पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो अपना रूप बदल रही हो। लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट। अब वो जैसे ही कहीं जस्ट टच करने वाली है, जस्ट टच कर रही है ग्राउंड पे, जस्ट टच, ध्यान दो, जस्ट टच कर रही है, तो किसी वेलोसिटी से आई होगी। तो देखो टोटल एनर्जी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी? 5 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे जस्ट टच करा है तो क्या हो गया? 0। अब ग्राउंड पे आ गई यार, पोटेंशियल एनर्जी हाइट ही नहीं अब, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। तो टोटल एनर्जी अभी भी बॉडी की क्या है? 5 जूल। सिस्टम की अभी भी टोटल एनर्जी 5 जूल है। तो यही तो मैंने बोला, एनर्जी अपना रूप बदलती है लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। एक इसका प्रूफ करवा देता हूँ मैं आपको। ओके, तो उसका रिलेशन देख लेते हैं कैसे कैसे आया, मतलब प्रूफ देख लेते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉल है, फ्री फॉल करवा रहा हूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसी को थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूँ। मान लो मैंने फ्री फॉल करवाया। फ्री फॉल में एक बात ध्यान रखना, जब फ्री फॉल कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0, ठीक है। तो ओके, तो हमें क्या निकालना है? टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट पे है, ऐसे पकड़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले 0, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? mgh। अभी तो अरे यार कम ऑन, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास है उस बॉडी का, मास है बॉडी का, ठीक है। तो अब देखते हैं तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया? टोटल एनर्जी क्या आएगी? 0 प्लस mgh, तो क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू क्या? mgh। तो देखो पहले केस में, केस नंबर 1 में ऊपर हाइट पे उसकी टोटल एनर्जी mgh। अब जाते हैं बी पे, जब वो बॉल नीचे आई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी? x डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो एक बार बताओ, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, तो ग्राउंड से कितना हाइट पे है ये बॉल? अब h माइनस एक्स। अरे कमॉन, क्या h में से x घटा दो तो आ तो जाएगा h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे पता चल गई mg, और कितना हाइट है यहाँ से ग्राउंड से? h माइनस एक्स। तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो चल ठीक है, पर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है उसकी, ये निकालनी पड़ेगी हमें, कितनी वेलोसिटी है। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम? इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो वी स्क्वायर मतलब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, वी स्क्वायर निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन, चलो g ले लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, a को g लिखा जाएगा। s कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? x डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली मैंने, ऐसे 2gx आ जाएगा, 0 हटा दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 2gx, तो आएगा 2gx, ठीक है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स आ गया। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं यहाँ पे, इस बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालूं, तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जो ये आई है प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, अंदर मल्टीप्लाई कर देखो, mgh माइनस ऑफ mgx, तो वही लिखूंगा मैं mgx। तो यहाँ देख कट गया, सॉरी ये गलत काट दिया mgh, ठीक। और ये क्या? ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ पे देख रहे हो जरा क्या समझ में आया? टोटल एनर्जी यहाँ पे भी क्या आई? mgh आई। कम ऑन, क्या जो पहले थी वो अभी भी है इस पॉइंट में। अरे यार मस्त चीज़ है। अब देखो यहाँ नीचे आ गया, बॉल नीचे आ गई,
तो अब मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई, ग्राउंड पे आ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। चलो ठीक है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो चलो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी निकालना पड़ेगा मुझे, कितने वेलोसिटी पे टच कराओगे यहाँ नीचे, तो निकाल ले फिर से। ये उसके लिए था, अब इसके लिए निकालता हूँ सी वाले के लिए, ये बी वाले के लिए था, ठीक है, जो हमने निकाला था। फिर से लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर प्लस 2GH, 2GS होता है ना, लिख लेते हैं फिलहाल ऐसे, 2AS है ना। अरे यार रिश्ता वही, सोच नहीं, कर वही रहे हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट। तो बस मुझे यहाँ से अब यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, ऊपर से ड्रॉप करा देखो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर मुझे अब वी क्या होगा, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर से फेंका है, प्लस 2G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, S कितना हाइट पे गया है, H हाइट नीचे चले गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2GH। ओ माय गॉड, तो वी स्क्वायर की वैल्यू MV स्क्वायर होता है ना, तो क्या आएगा 2GH, तो ये कट गया, तो ये क्या आंसर आ गया यहाँ पे MGH। तो देखो टोटल एनर्जी अभी भी क्या आई है, MGH आई है। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। ओके, तो थोड़ा कुछ एग्जांपल्स, ये लास्ट टॉपिक है कि कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैसे अपना रूप बदलती है। तो उसके बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें से 5 मैं आपको दे रहा हूँ। इतना तो आता है आपको, आप इतना लॉजिक लगा सकते हो, बस एक सीखना है कि कैसे लगाना है। देखो जैसे हैंड्स को आप रब करते हो, जब आप हाथों को रगड़ते हो तो क्या होता है, आप वर्क कर रहे हो या फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है ना। तो आप जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वहाँ पे, वो कन्वर्ट होती है किस में, हीट एनर्जी में। आप वर्क बोल सकते हो, वर्क कर रहे हो आप, वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी सही है, ऐसा ही बोल सकते हो आप, या फिर मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो आप, ऐसा करने की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा है, 2 स्टोन्स आर स्ट्रक, 2 पत्थर गिरते हैं जब आपस में, तो तुमने देखा होगा चिंगारी निकलती है ना, और उस दौरान क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होगी उसके पास कुछ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब ऐसे टकराएंगे तो थोड़ा गर्म होता है वो, ऐसे चिंगारी भी निकलती है, तो गर्म होता है मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट, और किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, अब जब किसी हाइट पे फेंक रहे हो आप, मान लो किसी हाइट से फेंक रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी, या अब जब नीचे आएगा तो दोनों आएंगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फिर टकराएगा उसमें, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, ओके। When a knife is rubbed against the grinding wheel, तुमने देखा होगा जब कोई चाकू की धार तेज करता है ग्राइंडिंग व्हील में, तो जी जी ऐसा आवाज़ आती है, जी ऐसे, तो चिंगारी भी आती है जब चाकू की धार तेज करते हैं, तो देखा होगा चिंगारी निकलती है जी, और आवाज़ भी आती है ना, और गर्म भी होता है। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करी किसमें, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में। फिर इसमें क्या होता है, एरो, जैसे एरो वाला केस, एरो और बो का केस मैंने बताया भी था। आप वर्क कर रहे हो, या आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो उसे, कि मैकेनिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट, जैसे आप ऐसे करते हो, आपने वर्क करा है, वो स्टोर करा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और जब से आप रिलीज करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, मतलब आगे चल जाएगा। वाटर स्टोर्ड इन द डैम, जैसे ऊपर हाइट पे, अब यार पानी जब स्टोर करा जाता है ना ऐसे डैम में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होती है, रुका हुआ पानी, फिर जब उसको गेट खुलते हैं तो वो फ्लो करने लग जाता है, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, और फिर वो फ्लोइंग वाटर टरबाइन में गिरता है, उसकी ब्लेड्स को घुमाता है, यानी कि हमने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब वो मैकेनिकल एनर्जी, अब वो टरबाइन जो होती है वो कनेक्टेड होता है डायनमो से, अब वो डायनमो में जाएगा, वो डायनमो को जो एनर्जी मिलेगी वो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायनेमो का काम ही यही है भाई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन चलते हैं। आई होप आपको कुछ तो हेल्प हुई हो, और अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कुछ मदद मिली है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन फील होगा। थैंक यू।